अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारा जो है ब्लड बोन मेरो और हीमेटोपोइसिस का टॉपिक ही कंटिन्यू है। इसके अंदर अब जो हम पढ़ेंगे बोन मेरो जो है उसके अंदर हमारे पास दो किस्म के क्लिनिकल कोरिलेशंस होते हैं। लाइक उसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, अंडर फंक्शन हो जाता है बोन मेरो, यानी कि बोन मेरो जो है वो बेसिकली इनएक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से आरबीसी या ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, जो कि हमारी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा हमें सीवियर एनीमिया काज करवा सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है प्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो है अंडर फंक्शन हो जाता है बोन मेरो, तो ये सब काज करता है। इसके अलावा ल्यूकीमियाज हो सकते हैं। ल्यूकीमियाज जो होता है बेसिकली इसे कहते हैं ब्लड कैंसर, और वो ब्लड कैंसर जो है वो इसी वजह से होता है, बोन मेरो जो है उसका ओवर फंक्शन हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स बना रहा होता है, और वो ब्लड सेल्स जो है वो एबनॉर्मली जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हमारे पास ल्यूकीमियाज काज कर देते हैं। बोन मेरो कंसिस्ट करता है सोल्यूबल फैक्टर्स पर, और ये मतलब सोल्यूबल फैक्टर्स जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, और इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ बेसिकली वो मैंने लिखे हुए हैं लाइक जो हम ख़ुद से इंड्यूस करवा सकते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। लाइक कोई भी एक पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा रीनल फेलियर हो गया है, जिसकी वजह से उससे सीवियर एनीमिया हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी है। इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो रीनल है किडनीज़ है, वहाँ से हमारे पास जो है इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ हो रहा होता है। तो और इरिथ्रोपोइटिन का क्या काम होता है, ये हमारे पास हीमेटोपोइसिस के अंदर फंक्शन करवा रहा होता है, या हीमेटोपोइसिस में हेल्प करवा रहा होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हम इंड्यूस कर सकते हैं पेशेंट के अंदर जिनके अंदर क्रोनिक रीनल फेल्यूर है। सही है। इसी तरीके से थ्रोम्बोपोइटिन जो होता है ये हमारे पास हम इंजेक्ट करते हैं उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी है, या फिर हीलिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी जो वाउंड है वो हील नहीं हो पा रहा है, तो उनके अंदर हम थ्रोम्बोपोइटिन लगाते हैं, क्योंकि वो जाकर क्या करते हैं, वो प्लेटिलेट्स की एक्टिविटी को या प्लेटिलेट्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करवा देते हैं। और प्लेटलेट्स का बेसिकली क्या काम है, वो हमारी वाउंड हीलिंग में हेल्प कर रहा होता है। तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है GM-CSF यानी कि ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट्स वगैरह को इंक्रीज़ करवाने के लिए। तो ये हमारे पास हम उस कंडीशन के अंदर दे रहे होते हैं पेशेंट में, लाइक जिसके अंदर उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो वो हम जो है ये इंजेक्ट करवाएंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो वहाँ पर जाके ग्रेन्युलोसाइट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या करवा रहे होंगे, ये इम्यूनिटी में से हेल्प करवा रहे होंगे। दूसरा बोन मेरो इज़ नेटवर्क ऑफ साइनोसॉइडल चैनल्स। हमारे पास जो बोन मेरो होता है बेसिकली उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, साइनोसॉइडल चैनल्स, और इसमें किस तरीके से लाइक यहाँ पर एक बोन बनी हुई है, इसके अंदर इसका बोन मेरो है, और ये इंटरस्टिशियम है, यहाँ पर ये बीच में साइनोसॉइड्स रन कर रहे हैं। इन साइनोसॉइड्स के अंदर एक होती है बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके इनसाइड जो है हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है ना, और ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये रन कर रहे हैं, और ये पूरे के पूरे चैनल्स बनाए हुए हैं, और इनके बीच में स्पेसेस होते हैं ना, जिसके थ्रू ये जो सेल्स वगैरह बनते हैं इंटरस्टिशियम से, तो वो सर्कुलेशन में आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली बोन मेरो का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास जो इरिथ्रोब्लास्ट बन रहे होते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट यानी कि आरबीसीज बन रहे होते हैं, तो वो उनका एक तरीके से एक कॉमन ओवरव्यू है वो हम ले लेते हैं। लाइक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहले बनते हैं ना, यहाँ पे जो हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट थे वो कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ना एक बहुत बड़ा लार्ज साइज़ का एक सेल होता है। इसके अलावा जो तकरीबन 20 माइक्रोन तक उसका डायमीटर होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म उसके अंदर जो होता है वो बेसोफिलिक होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस वगैरह, उसका क्रोमेटिन मतलब जो क्रोमेटिन मटीरियल है या उसका जो न्यूक्लियस है वो पूरा फैला हुआ होता है। इस तरीके से एक इरिथ्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वो इसके बाद जो इरिथ्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में या बेसोफिलोब्लास्ट के अंदर ना। अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट या फिर क्या नाम है, बेसोफिलोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा साइज़ जो है इसका कम हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेसोफिल्स के साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा हमारे पास इजिनोफिलिक मटेरियल होना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसोफिल्स और इजिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इजिनोफिल्स यानी कि रेड कलर के हीमोग्लोबिन वगैरह की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, बेसोफिल्स यानी कि राइबोसोम्स वगैरह जो हैं ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो है जिसे पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कह
सकते हैं, और पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। लेट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये जीनोफिलिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता और उसमें जो है कंडेंस होता जाता है, न्यूक्लियस साइज़ भी छोटा होता जाता है, और यहाँ तक फिर जो है यहाँ पर फ्रेश मतलब जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है ये हमारे पास आ जाता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एज अ रेटिकुलोसाइट। मतलब रेटिकुलोसाइट्स के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होता है सेल, वो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। रेटिकुलोसाइट्स हमारे पास 1 से 2 दिन तक हमारी ब्लड्स के अंदर रहते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं आरबीसीज़ के अंदर। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज़ आ रहे होते हैं न्यूली फॉर्म आरबीसीज़, वो हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। उसके बाद वो आरबीसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। आरबीसीज़ जो होते हैं बेसिकली 7 माइक्रोन्स उसका जो है डायमीटर होता है, इजिनोफिलिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसीज़ का क्या काम होता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है लंग्स टिश्यूज़ लंग्स, उसके लिए इसको इस हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही वो बाइंड करके ऑक्सीजन को लेकर आ रहा होता है और लेकर जा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सारा प्रोसेस के लिए हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आरबीसीज़ के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो यही हमारे पास प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और आरबीसीज़ का डिफरेंस है, इसका साइज़, इसका क्रोमेटिन, इसका न्यूक्लियस, इसके अलावा साइटोप्लाज्म वगैरह। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में बिल्कुल नहीं होता, और आरबीसीज़ के अंदर फुल ऑन वो प्रेजेंट होता है। तकरीबन 1/3 जो है अगर उसके अंदर साइटोप्लाज्म है तो बल्कि एक जितना साइटोप्लाज्म होता है उसका 1/3 जो है वो आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो हमारे पास ग्रेन्यूलोपोइसिस होती है, यानी कि हमारे पास जो ग्रेन्यूलोपोइसिस यानी कि जो हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स वगैरह बन रहे होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन से होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, वो तकरीबन 65% हमारे पास बन रहे होते हैं बोन मेरो के अंदर। और जो इरिथ्रोपोइसिस होती है यानी कि आरबीसीज़ बनने की जो होता है वो हमारे पास होती है 25% आरबीसीज़ बन रहे होते हैं। लिम्फोपोइसिस होती है वो 10% लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं आरबीसीज़ 120 डेज़ तक जो है वो सर्कुलेशन के अंदर रहते हैं। उसके बाद इनका लाइफ स्पेज़म ये होता है, इसके बाद जाकर ये स्लीन के अंदर जाकर डिग्रेडेट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये एटीपीज़ वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वो कर देते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं स्प्लीन के अंदर जाके। प्लेटलेट्स जो होते हैं नॉर्मली हमारे पास 7 to 8 डेज़ तक हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर रहते हैं, और उसके बाद वो भी हमारे पास डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये नॉर्मली 24 to 28 डेज़ यानी कि 2 से 3 दिन तक हमारे पास नॉर्मली न्यूट्रोफिल सर्कुलेशन के अंदर होते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन या इंजरी की कंडीशन हो गई है बॉडी के अंदर, तो ये तकरीबन 7 to 8 आवर्स के अंदर ही अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, और ये इसको हील करवाने में हेल्प कर देते हैं इंजरी या इन्फेक्शन से। और मेगालोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये हमारे पास एबनॉर्मल आरबीसीज़ होते हैं। लाइक काफ़ी कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास लाइक एरिथ्रोपोइटिन नहीं है, थ्रोम्बोपोइटिन नहीं है, इस तरह के कोई फैक्टर्स नहीं हैं जो कि हमारे पास ये कन्वर्ट करवा रहे होते हैं, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है ना ये न्यूक्लियस जो है ये कंडेंस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये सेल्स जो हैं आरबीसीज़ ये हमारे पास एक लार्ज सेल ही रह जाएगा, उसका न्यूक्लियस कंडेंस नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल आरबीसी कहलाएगा और मेगालोब्लास्ट कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें बस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इस तरह से। और जो है यहाँ पर ओवर हीमोग्लोबिनाइज सेल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिनाइज सेल्स होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकता है। आयरन आल्सो नीड फॉर हीमोग्लोबिन, हाँ कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी हमारे पास ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइज़।